तो कुछ होमवर्क शायद मैंने दिया नहीं था आप लोगों को, और अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, पेज नंबर 438 पर आ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला पर आ रहा हूं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। सेक्शन फॉर्मूला से पहले एक मिनट, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। कोलिनियर वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म, पहले इसको समझ लें फिर इस पे आते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी कि टू और मोर वेक्टर with same or parallel support are known as collinear vectors। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए बी है और इस वेक्टर ए बी का जो सपोर्ट है वो है सपोज लाइन एल। वेक्टर सी डी इसका सपोर्ट है लाइन एम। ठीक है, वेक्टर पी क्यू इसका सपोर्ट है लाइन एन। अब ये तीनों लाइनें मैं पैरेलल मान रहा हूं, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। ठीक है, because L parallel to M parallel to N, therefore vector AB vector CD, यह तो DC होगा, सॉरी, vector DC vector PQ are collinear irrespective of their magnitude and direction। स्क्रीन ब्लर आ रही, कितनों को स्क्रीन क्लियर है? जरा एक बार देख लो, देखो जरा तो। क्लियर है सर। हाँ क्लियर है, सभी जरा हैंड रेज कर यस दो। सर। वैभव को दोबारा ज्वाइन करा लेते हैं नहीं तो। ठीक, वैभव बेटा एक बार रीज्वाइन करो आप तो, फिर मैं देखता हूँ। अभी ठीक है? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एल एम एन ये तीनों ही पैरेलल हैं। यस उज्ज्वल, अभी वैभव ठीक है? आर कोलिनियर और पैरेलल, आर कोलिनियर और पैरेलल। इसमें 11th के कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं है बेटा, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें 11th का तो कुछ नहीं है। परी 11th की तो फिजिक्स में था ना ये।
मैथ्स में नहीं था, ठीक है। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर डी सी एंड वेक्टर पी क्यू आर कोलिनियर और पैरेलल, क्योंकि वेक्टर या तो सेम लाइन पर होने चाहिए यानी सेम सपोर्ट होना चाहिए, या वेक्टर पैरेलल सपोर्ट पर होने चाहिए। पैरेलल सपोर्ट का मतलब है कि जिस स्ट्रेट लाइन पर वो वेक्टर आ रहा है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर और पैरेलल। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें, भाई कोई सिंबल अगर आप देना चाहें कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, इस पॉइंट को नोट करिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, therefore vector A is equal to lambda times vector B, where lambda is any real number except 0, where lambda is any real number except 0। ये लैम्डा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। या तो वेक्टर बी लैम्डा टाइम्स ए लिख सकते हो, या वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हो। ऐसा क्यों? आप लोगों को याद हो, पैरेलल का मतलब है कि डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैग्नीट्यूड भी लैम्डा लैम्डा मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? इसकी रिवर्स भी हो सकती है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए आप लैम्डा का इस्तेमाल करते हो। तो जब आपको कोलिनियर वेक्टर प्रेजेंट करने हो कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, तो वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स द अदर वेक्टर, वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। लैम्डा इज नॉन जीरो रियल नंबर। अब कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको दो वेक्टर दे दिए गए, अगर लैम्डा 0 हुआ तो ये हम कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते बेटे। नल वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते कि वो दोनों कोलिनियर हैं कि नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगा फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर। अब नॉन जीरो वेक्टर ए और बी है, तो लैम्डा आप जो रियल नंबर आपको लैम्डा लेना है वो जीरो नहीं लेना, नॉन जीरो। ये इसकी डेफिनेशन यही तो बता रहा हूं कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप बनेगा? तो वन इज लैम्डा टाइम्स दी अदर, वन इज लैम्डा टाइम्स दी अदर। या तो सेम डायरेक्शन में होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई ना कोई फ्रैक्शनल रिलेशनशिप होगा, वो आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो इसलिए लैम्डा टाइम्स लिखा जाता है। अब मान लो दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, ये तो ज्योमेट्री हो गई। अगर दो वेक्टर, एक मिनट बच्चों, वैभव भी ठीक है? काफी दिक्कत आ रही है क्या? यस सर, मेरी नेट की स्पीड भी ठीक है, मैंने अभी चेक किया है। सब कुछ सही है? यस सर। और किसको किसको दिक्कत आ रही है? हैंड रेज करो तो पता चले। कहीं ऐसे चुपचाप तुम लोग बैठे हो। रचित को दिक्कत आ रही है, और लक्ष्य है 2, सम्यक 3, ठीक है, वैभव 4, बाकी सभी को ठीक है। सर आपके एंड से कोई दिक्कत नहीं है? मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अगर होती नहीं तो सर, इसमें आपके दिखा end से देता नहीं कि बैंडविड्थ लो आपका दिखा देता। हाँ हाँ हाँ, वही है सभी का। तुम लोग एक काम करो, चारों फिर से एक बार ज्वाइन करो, ठीक है, देखते हैं। सर एक बार मैं नेट बदल के देखता हूँ। हाँ हाँ, चेंज करो। स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग वैसे मैं अभी छोटी क्लासेस को ज्यादा स्क्रीन शेयरिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो होते हैं छोटे होते हैं, फटाफट उनको समझा दिया जाता है। तुम लोगों को समझाने के लिए जो है पूरा मेरे को बोर्ड चाहिए। ठीक करो, फिर देखता हूँ। नहीं तो फिर स्क्रीन शेयर का ही सहारा लेंगे अगर ऐसा है तो।
क्योंकि मैं जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज इस्तेमाल करता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी रहेगी। आते जाओ, कोई बात नहीं। आज तुम लोगों का टेस्ट भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मंजू ले लेंगे डाउट। अभी ठीक है, फाइन। कंटिन्यू करूं बच्चों? सर पहले से बेटर है पर अब भी बुलाया थोड़ा सा। अभी ठीक हो जाएगा मुझे लगता है, देख ले थोड़ी देर, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेटे ज्योमेट्रिकली क्या है, वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो लैम्डा जो यूज करना है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब कंपोनेंट फॉर्म में इस बात को कैसे पता लगाओगे? लेट वेक्टर ए इज a1 i कैप, b1 j कैप and c1 k कैप। वेक्टर a is a1 i कैप, b1 j कैप plus c1 k कैप and vector b is a2 i कैप, b2 j कैप plus c2 k कैप। ठीक है, now because vector a and vector b are collinear, therefore vector a is lambda times vector b। ठीक है, वो हमने ज्योमेट्री से उठा लिया। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए की वैल्यू हो गई a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप प्लस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की वैल्यू हो गई a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। ठीक है, 2 सेकंड यहां के लिए दे रहा हूं, देखो मैंने क्या किया है। ज्योमेट्री यूज करके हम कंपोनेंट में अलजेब्रा प्रूफ करने चल रहे हैं कि अगर कंपोनेंट फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। बाकी ये यूज कर सकते हैं बेटे कंपोनेंट फॉर्म में भी। ठीक है, दिस इंप्लाइज a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, ओपन किया, लैम्डा a2 i कैप, लैम्डा b2 j कैप, लैम्डा c2 k कैप। दिस इंप्लाइज दो वेक्टर के बीच में अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो सब बराबर है। स्केलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट याद आया? अब इसको मैं थोड़ा वैसे बोल देता हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स हैं जो, पर ये अभी डिस्कस करता हूं। एक मिनट, मैं अभी क्वेश्चन देखूं कौन सा आप कह रहे हो। a1 इज इक्वल टू लैम्डा a2, b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2 और c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा। ध्यान देना, सारे लैम्डा के बराबर है। दिस इंप्लाइज these all ratios are equal, a1 upon a2, b1 upon b2
और C1/C2। अब रिजल्ट पर ध्यान देना, अगर दो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है प्रोपोर्शनल, देन दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। ये आपने प्रूव कर दिया। अगर आपको चेक करना है कि ये दो जो दिए हुए वेक्टर हैं क्या ये कोलिनियर वेक्टर हैं, तो सीधे करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब यही बात तो ऐसे भी हो सकती है, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू कॉमन आ रही होगी और पूरा वेक्टर A1 बन रहा होगा। तो वही होगा वेक्टर B इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर A या वेक्टर A इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं और ये रिजल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि ये कंडीशन आ गई, दिस इंप्लाइज वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पर ये आपने पूछा सर वो वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ नहीं बेटे, कोई प्रूफ नहीं आएगा। वो यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A मैग्नीट्यूड, नहीं, प्रूफ कोई नहीं आएगा। मैं ज्योमेट्री के थ्रू तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूले आते कैसे हैं। प्रूफ इसका भी नहीं आएगा, सीधा ये आएगा। लेकिन आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखते जाओ कि यहाँ पढ़ाया तो उससे हमने क्या फायदा लिया, तो प्रूफ कर लिया। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो किसी क्वेश्चन में अटकते नहीं है, हम खुद भी थोड़ा डराइव कर लेते हैं जब कोई क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगता है तो। ठीक है ना, तो इसलिए ये तरीका थोड़ा आजमाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए चलो जी वेक्टर हो गया खत्म, या कोई भी चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ केशव। मैंने ये कहा कि ज्योमेट्रिकली अगर इस बात को समझना है कि कोलिनियर वेक्टर क्या है, तो कोलिनियर वेक्टर में मैंने समझाया कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो उनका सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब जिस स्ट्रेट लाइन पर वो आते हैं वो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल हो या तो लाइन सेम हो। लाइन सेम का मतलब है, यहां पर ये चीज मैं समझाना चाहूंगा, मान लो अपने पास एक वेक्टर है AB, ठीक है, और इसी सेम लाइन पर आपके पास वेक्टर है BC। डायरेक्शन आपकी सेम ही चल रही है या अपोजिट चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेक्टर AB और वेक्टर BC का सपोर्ट देखो तो वो सेम स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर बोले जाते हैं, ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो या तो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो लाइनें क्या होती हैं? दो लाइनें या तो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या तो इनफाइनाइट इंटरसेक्ट होती हैं। ऑल द ओवरलैपिंग लाइंस आर कंसीडर एज पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये वाली जो बात है, तो बोला कि पैरेलल सपोर्ट हो या सेम सपोर्ट हो तो वो वेक्टर क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ज्योमेट्रिकली इस बात को अगर आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ए जो है AB जो है वो 5 यूनिट है, BC जो है वो 4 यूनिट है। AB जो है वो 5 यूनिट है और BC जो है वो 4 यूनिट है। तो टोटल AC कितना है? टोटल AC कितना है? 9 यूनिट है, 9 यूनिट है ना। तो वेक्टर AC को अगर मुझे वेक्टर AB की फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं इसे कितना 9 यूनिट आना चाहिए ना। वेक्टर AC इज 9 यूनिट ऑफ वेक्टर AB। अब AB को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको AC मिले? AB को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको मैग्नीट्यूड AC मिले? तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप निकालेंगे वेक्टर AB अपॉन वेक्टर AB मैग्नीट्यूड, 1 यूनिट निकाल लेंगे और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो क्या आपको वेक्टर AC नहीं मिल जाएगा? तो अब यहां लैम्डा क्या हुआ? लैम्डा हुआ वेक्टर AC इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर AB। अब देखिए वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड है 5, तो वेक्टर AC इज 9/5 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB। अब हो गया, बिकॉज वेक्टर AC इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर AB, देयरफॉर वेक्टर AC एंड AB आर कोलिनियर वेक्टर। क्लियर? समझ गए?
तो अगर दो वेक्टर को लीनियर हैं तो वन इज लैम्डा टाइम्स दी अदर। उल्टा भी बोल सकते हो, देखो 5/9 कर दो, वेक्टर ए बी इज 5/9 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए सी, तो यानी वेक्टर ए बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए सी। ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन दोनों हो सकते हैं। अगर ये इसका लैम्डा टाइम्स है तो वेक्टर बी क्या है, 1/लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, दोनों ही तो लिखे जा सकते हैं। और इसीलिए लैम्डा नॉन जीरो है, क्योंकि 1/लैम्डा करो तो डिफाइंड होना चाहिए, नॉन डिफाइंड नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली बात करें तो, ज्योमेट्रिकली तो ये कि भाई ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, तो क्यों लैम्डा लेकर के नल वेक्टर आप बनाओगे, और नल वेक्टर में कोई कोलिनियरिटी नहीं होती। ठीक है, समझ गए? तो ये मीनिंग था इसका। अभी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अब सब कुछ बढ़िया है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, Yes, ध्यान sir. से समझना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? वैभव अब ठीक है? वैभव सम्यक फाइन? सर अभी बुलाया अरे यार बड़ी दिक्कत आ रही है। सर, जूम का ग्लिच है मेरे हिसाब से। हाँ, तो तुमने जूम का वो नया डाउनलोड किया? यस सर, अभी अभी अपडेट किया। अपडेट किया है? अच्छा, हो जाएगा ठीक, चिंता मत कर। किस पे लेता है, उस पे वाईफाई है या फोन का सेट नेट है? वाईफाई 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 यार, आना चाहिए फिर तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैंने क्या बताया, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। अब कंपोनेंट फॉर्म में इसी सेम फॉर्मूले को आपको कंपोनेंट फॉर्म में समझाना है कि भाई कंपोनेंट फॉर्म हो तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला बनता है क्या? तो क्या किया, वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी, बिकॉज ए एंड बी आर कोलिनियर, तो वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स बी। बी की फॉर्म में मैंने किया, आप बी लैम्डा टाइम्स ए भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, सारे आपने ब्रैकेट ऑफ कर दिए। उसके बाद कंपोनेंट को कंपेयर कर दिया, a1/a2 लैम्डा, b1/b2 लैम्डा, c1/c2 लैम्डा, तीनों लैम्डा के बराबर हैं, तो तीनों ही क्या हैं, प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल हो गए देन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब अपने पास एक शॉर्टकट मिल गया कि अगर कंपोनेंट फॉर्म आ जाए और कोलिनियर प्रूफ करना है तो सीधा करना है a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर ये प्रोपोर्शनल है देन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, यस लक्ष्य, कोई दिक्कत बेटा? नो सर, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें और कुछ पूछना है तो बताइए, स्क्रीनशॉट लो। यस, कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनल होंगे और प्रोपोर्शनल है तो कोलिनियर होंगे। ओके, ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, अब कोलिनियर का एक और कॉन्सेप्ट, अगर मान लो यूनिट वेक्टर आपके पास हो, यानी वेक्टर ए कैप, तो क्या लिखोगे, L1 आई कैप, M1 जे कैप और N1 के कैप। ठीक लिख रहा हूं? अगर यूनिट वेक्टर है तो आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जो रियल नंबर्स हैं वो कौन से रियल नंबर होंगे बच्चों? क्या डायरेक्शन कोसाइंस नहीं होंगे? क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो बनेगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है? वो 1 होता है ना? तो इसलिए वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, वेक्टर बी कैप, L2 आई कैप, M2 जे कैप और N2 के कैप, बिकॉज A cap and B cap are collinear. Therefore,
L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये वाला जो रिजल्ट है ये समझ लो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, उसी की एक्सटेंशन है ये जो ये हमने रिजल्ट लिया है, ठीक है, करेक्ट। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो ये भी क्या हो गए, प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल है तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, अगर कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनल। मतलब अगर यूनिट वेक्टर भी आ जाए तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यूनिट अलग है या मेन जो वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर नहीं है वो अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस आपको कोफिशिएंट को प्रोपोर्शनल कर लेना है तो गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पर। वैसे इसकी डेरिवेशन कभी सेक्शन फॉर्मूला की आती नहीं है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वैसे सेक्शन फॉर्मूला वगैरह पर, ठीक है। बट पढ़ लेते हैं, मैं एक छोटी सी डेरिवेशन समझा देता हूं पहले इसकी। पहला केस है व्हेन वेक्टर डिवाइड इंटरनली। जब वेक्टर इंटरनली डिवाइड करे, अब बात पॉइंट की नहीं है, सेक्शन में क्या था, पॉइंट होता है कि फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन m रेशियो n। अब वही सेम क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया, फाइंड अ वेक्टर विच डिवाइड वेक्टर ए बी इन m रेशियो n, ठीक है। अब वर्किंग देखो कैसे करनी है। आपको मान लो एक लाइन, एक वेक्टर गिवन है ए बी, वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर है ए। अगर पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो हमने यहां पर ले लिया ओरिजिन, समझने के लिए ये ओरिजिन का मतलब कार्टेशियन प्लेन में ही है बट ओरिजिन से आप लिंक कर रहे हो सीधे। ओरिजिन से अगर आप ए को ज्वाइन करोगे तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ओ से ए, और इसे आप कहोगे कि ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए वेक्टर, ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और उसको मैंने सिंबल दिया वेक्टर ए। इसी तरीके से OB इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको मैंने सिंबल दिया बी। और अपने पास एक वेक्टर OR है, यानी पॉइंट R आपको लेना है विच डिवाइड वेक्टर AB इंटरनली, ये देखिए, और इसको हमने दिया वेक्टर R और इस पॉइंट को नाम दिया हमने कैपिटल R, जो कि वेक्टर AB को m रेशियो n में डिवाइड करता है, वेक्टर AB को m रेशियो n में डिवाइड करता है। सारा देख लिया आप लोगों ने। हमने बात की है बेटा वेक्टर AB की, तो डायरेक्शन क्या जाएगी, A से B जाएगी, डायरेक्शन कहां जाएगी, A to B। वेक्टर AR और वेक्टर RB दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, ये है A से R और ये है R से B, क्योंकि मेन डायरेक्शन है A से B। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर AR, वेक्टर RB और वेक्टर AB? These three vectors are with the same support, the line segment AB. Therefore, these three vectors are collinear vectors. Vector AR, vector RB, vector AB होंगे कोलिनियर। क्लियर है ना। ये सब चीजें जो सीख रहे हो 3D में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये सब चीजें आप समझ के रखोगे, क्योंकि वहां पर भी डेरिवेशन में इसका काम आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई वेक्टर AR की और वेक्टर RB की, तो वेक्टर AR अपॉन वेक्टर RB इज इक्वल टू m अपॉन n। वेक्टर AR अपॉन वेक्टर RB m रेशियो n था, तो सिंबल क्या हो गया, m by n। दिस इंप्लाइज n टाइम्स ऑफ वेक्टर AR इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर RB। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर
कोलिनियर वेक्टर हैं। ध्यान दो, अगर मैं n को नीचे ले जाऊं तो वेक्टर AR इज m by n टाइम्स वेक्टर RB। वेक्टर RB इज n by m टाइम्स वेक्टर AR। कोलिनियर थे इसलिए ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, ये अपना हो गया रिजल्ट वन। अब आपको इन दोनों वेक्टर को फाइंड आउट करना है। अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, अभी फिलहाल आप लोग समझो इसे कि बना कैसे होगा ये। ठीक है, अब मैं वेक्टर AR को कलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं आऊंगा इन ट्राइंगल OAR, इन ट्राइंगल OAR। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम कैसे चलेंगे, वेक्टर OA जो कॉन्टिन्यू होना चाहिए, ये नहीं कि वेक्टर OR और वेक्टर RA, गलत हो जाएगा। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AR इज इक्वल टू वेक्टर OR। सही चल रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AR इज इक्वल टू वेक्टर OR। तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AR इज इक्वल टू वेक्टर OR। अब आप इन सब की वैल्यूज रखिए। वेक्टर OA इज वेक्टर A, AR is as it is, and OR is denoted by small r. This implies vector AR is equal to vector R minus vector A. Clear? OR plus, नहीं बेटा वो गलत है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, तो दो कॉन्टिन्यू होते हैं और फिर तीसरा हमें ऐड करना होता है जो नेट डिस्प्लेसमेंट देता है। आप गए हो O से A से R, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ O से R। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। इन ट्राइंगल, अब मुझे RB निकालना है। इन ट्राइंगल ORB, देखिए कॉन्टिन्यू कौन सा है, वेक्टर OR प्लस वेक्टर RB, ये दो कॉन्टिन्यू है क्योंकि A से B डायरेक्शन है, तो A से R और R से B की डायरेक्शन है। OR प्लस RB, वेक्टर OR प्लस वेक्टर RB सॉरी इज इक्वल टू वेक्टर OB। करेक्ट? थोड़ा समय दूंगा तुम लोगों को, दोनों ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ध्यान से देखो क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, यहाँ डबल में एरो नहीं मार रहा हूं, इसका मतलब समझो A से B जा रहा है, एक ही एरो लगता है। ठीक, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ वेक्टर OR इज वेक्टर R। वेक्टर RB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वेक्टर OB इज सिंबल बाय स्मॉल b। दिस इंप्लाइज वेक्टर RB इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर R। RB भी फाइंड आउट कर लिया, AR भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सॉल्यूशन करना है A और B की फॉर्म में और m/n में। n एज इट इज, वेक्टर AR की जगह आपने रख दिया वेक्टर R माइनस A, m टाइम्स वेक्टर RB की जगह रख दिया वेक्टर B माइनस वेक्टर R। ठीक है, ORB में देखो, अगर आप ऐसे जाते वेक्टर OB प्लस वेक्टर BR तो गलत है, B से R की डायरेक्शन नहीं है, R से B की डायरेक्शन है। तो कॉन्टिन्यू मतलब एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए। वेक्टर OR प्लस वेक्टर RB, यहां देखो इसका हेड जहां खत्म हो रहा है वहीं से वेक्टर RB का टेल शुरू हो रहा है। तो वेक्टर OR प्लस वेक्टर RB इज इक्वल टू वेक्टर OB। ठीक है, समझ गए? अब ब्रैकेट ऑफ किया, दिस इंप्लाइज n इंटू वेक्टर R माइनस n इंटू वेक्टर A, m इंटू वेक्टर B माइनस m इंटू वेक्टर R। अब आपको वेक्टर R की वैल्यू निकालनी है, यानी वेक्टर OR निकालना है आपको। फाइंड अ वेक्टर विच डिवाइड वेक्टर AB इंटरनली इन m/n।
तो वो कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ओ आर है, सही है, यानी वेक्टर आर की वैल्यू आपको निकालनी है। आर एक जगह अरेंज कर लिया, दोनों में से हमने आर को कॉमन ले लिया, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एम प्लस एन, और ये हो गया आपका m टाइम्स वेक्टर बी प्लस n टाइम्स वेक्टर ए is equal to, sorry, this implies vector r is m times of vector b plus n times of vector a और whole upon m plus n। देखो क्या ये 10th क्लास वाला सेक्शन फॉर्मूला नहीं हो गया, सिंपल सा। क्या करना है, m को ले जाना है उसके अपोजिट में और n को ले आना है इसके अपोजिट में। अगर आपको वही फॉर्मूला करना है तो सीधे लिखा वेक्टर r m टाइम्स वेक्टर b, इसका पोजीशन वेक्टर है, प्लस n टाइम्स वेक्टर a होल अपॉन m प्लस n, और आपने इसे वेक्टर से प्रूव किया है। आपको बस ये याद रखना है, क्वेश्चन करने के लिए आना ये भी चाहिए, ऐसे नहीं कि फालतू में समझा रहा हूँ कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधे वही बता देते, हम क्वेश्चन करके ले आते 100 में से 100। ठीक है, नंबर बाद में देखेंगे, पहले इस पे आओ। क्लियर? तो कैसे याद रखना है, सीधे आपने वेक्टर लगाया m इंटू बी n इंटू ए और m प्लस n। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, पेज नंबर 439 पर आओ, एग्जाम्पल 11 पहले कंप्लीट करते हैं कि भाई अब क्वेश्चन करना तो क्या करेंगे। कह रहे कंसीडर 2 पॉइंट P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर OP is 3 times of vector A minus 2 times of vector B and OQ is vector A plus vector B। अब आपको क्या करना है, ऐसे एक रफ फिगर बना लेनी है। P लिख लिया, P का पोजीशन वेक्टर आपने लिख लिया 3 टाइम्स वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स वेक्टर B। ऐसे ही आपने Q के लिए लिख लिया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यहां पॉइंट कोई भी डाल दो, M N R डाल दिया। कह रहा फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, वैसे तो इसने R दिया है, R आपको लेना है, which divide the line segment joining PQ in 2:1। कह रहा 2:1 में अगर ये इसे डिवाइड करे तो बताओ R की क्या वैल्यू होगी। तो सीधा आपने उठाया यहाँ पर और इसको कर दिया यहाँ पर, चाहे इसे स्मॉल r लिख लो या वेक्टर OR लिख लो, आपकी मर्जी है। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस 1 टाइम ऑफ थ्राइस ऑफ वेक्टर A माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर B अपॉन m प्लस n, यानी 2 प्लस 1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B कैंसिल आउट होकर के नल वेक्टर हो गया, आंसर आ गया 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर A अपॉन 3। ठीक है, तो वेक्टर A की वैल्यू क्या आ गई, 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर A अपॉन 3। ये सब था व्हेन डिवाइड इंटरनली। क्लियर? ठीक है, इजी है क्वेश्चन, 1 नंबर का। 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से पूरा बोर्ड पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यश उज्जवल कुछ पूछना चाहते हैं? सर वो गलती से हो गया था अनम्यूट। कोई बात नहीं। पूछिए बच्चों, कोई डाउट इसमें? इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है वेक्टर, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो। मतलब ये तो अलजेब्रा है ना, साइंस का भी जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए अलग बात है, बाकी यहाँ तो बहुत आसान है, यहाँ इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये। हाँ, नहीं डेरिवेशन एक भी नहीं आएगी, जितनी मैं करा रहा हूँ ये डेरिवेशन सिर्फ वो तब के लिए होता है, कई बार ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आ जाते हैं
तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि भाई ट्राइंगल लॉ कैसे यूज करना है। अब देखो एक बार पढ़ा के अगर मैं छोड़ दूं तो आप भूल जाएंगे कि ट्राइंगल लॉ कैसे यूज करना है, क्योंकि एक बार हेक्सागन का क्वेश्चन आ गया था, उसमें कई बार ट्राइंगल लॉ लगना था। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है वो सब गलत कर गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बदल जाते हैं कि बस ज्योमेट्री आ जाती है, कंपोनेंट फॉर्म नहीं आती, सीधे ज्योमेट्रिकल आ जाते हैं, जैसे ए बी आर इस तरीके से। और प्रूफ भी ज्योमेट्रिकली ही आपको करना पड़ता है, तो वहां ट्राइंगल लॉ का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसलिए जो जो जहां ठीक लगेगा वहां मैं तुम लोगों को रिपीट करवा दूंगा ट्राइंगल लॉ। ठीक है, करेक्ट। तो अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं। अब इसके हम सेकंड केस पर चल रहे हैं। ठीक है, अभी इसी से यहीं पर रोक करके सेकंड केस और थर्ड केस पढ़ाने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है when vector divide external when r is midpoint, when vector is midpoint, यहां कर देते हैं when vector r is midpoint, वही सेम कंडीशन बेटे। अब जो डिवीजन रेशियो है क्या है, वो 1:1 बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपने पास ए बी, यहां पे आ गया वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर, ये हो गया वेक्टर बी, और ये पॉइंट है अपने पास आर। अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा। सेम कॉन्सेप्ट, 1 टूवर्ड्स बी एंड 1 टूवर्ड्स ए। तो नाउ वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर मैंने आर लिखा है, तो सीधे आपको लिख लेना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। याद है 1:1 में x1 प्लस x2 अपॉन 2 वही सेम है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ऐसे कभी मत कर देना कि जैसे मान लो कंपोनेंट फॉर्म आ गई है वेक्टर में, तो आपने क्या किया, वेक्टर बनाने के बजाय कंपोनेंट फॉर्म से ही आंसर कर दिया, और लास्ट में जो इसका आपके पास कोऑर्डिनेट आया उसे वेक्टर में चेंज कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, बट पेपर में ऐसे मत करना। ठीक है, प्रॉपर कंपोनेंट फॉर्म में बदल करके तब सॉल्व करना। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बेटे, when vector r divide externally, एक्सटर्नली में जो आप रेशियो लेते हैं वो इस तरीके से होता है, जैसे अपने पास ये हो गया ए बी, तो जो आपका डिवीजन पॉइंट है वो बाहर आएगा आर। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर आर। मतलब यहां पर जो रेशियो बनती है वो इस तरीके से बनती है। और एरो पोजीशन वेक्टर है। हाँ बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है, यहां लिख सकते हो, मैंने यहां लिखा है, आप यहां लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर ए, या वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया। अब क्या करना है आपको, एक्सटर्नली में जो रेशियो बनता है बेटे, वो रेशियो बनता है ए आर अपॉन बी आर, ए आर अपॉन बी आर। अब आपने क्या करना है, जो बी आर है उसको लिखना है ए आर माइनस ए बी। तो जब ये नेगेटिव आप हैंडल करते हैं यहां पर, तो अपने आप ये सिचुएशन बन के आ जाती है, जो आपने फॉर्मूला इंटरनली का पढ़ा है बस उसी में आपने नेगेटिव लगा देना है। मतलब हम ऐसे लिख लेंगे m/n, m इधर और n इधर, बट करेंगे हम m इंटू वेक्टर b माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a अपॉन m माइनस n। ये एक्सटर्नली के केस में आप सोल्यूशन करेंगे। तो तीन केस हो गए, इंटरनली, मिड पॉइंट और एक्सटर्नली। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हो गया आपका खत्म। तो सेकंड पार्ट ना करूं इसका, एग्जांपल 11 का, व्हेन डिवाइड एक्सटर्नली, वो तुम लोग कर लोगे, है ना। ओके, चलो 5 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से सारा देख लो, एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सारा हटा के एग्जांपल्स करते हैं। फिर अब मैं पढ़ाऊंगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल 12 है बस,
उसके बाद हम कर लेते हैं आज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इतना खत्म कर लेते हैं आज। डॉट, फिर उसके बाद क्रॉस है और वेक्टर खत्म। कोई डाउट नहीं, इरेज कर रहा हूं बच्चों। हाँ बेटा, टेस्ट 9 बजे है, ठीक है। और संडे को तुम लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है एरिया का, 8 चैप्टर। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 12 पर। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 12, जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b, सॉरी बेटे, b वर्टेक्स विद कंपोनेंट फॉर्म i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और c वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें 11th क्लास की 3D के हिसाब से नहीं करना, कि यहाँ पे तो लिख सकते हो ना, a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, -1 1, 1, -3 -5, 3, -4 -4। फिर हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी ए निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, और स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, देन वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको है वही काम, लेकिन करना वेक्टर से है, ठीक है ना, ये आप समझ के रखो। अब यहाँ ए का मतलब है, ये है वेक्टर ओ ए, वो लिखेगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको वेक्टर ओ ए लिखना पड़े, वेक्टर ओ बी है ये, और ये वेक्टर ओ सी है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर सीधे दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, तो उनका ये पोजीशन वेक्टर लिख दिया गया है। तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, आपको भी अब प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें निकालना है बेटे तीनों साइड को पहले आप फाइंड आउट करो। जैसे अपने पास एक ट्राइंगल एबीसी है, कोई डायरेक्शन की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि रोल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्शन के हिसाब से ही करें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। मान लो डायरेक्शन लगाना चाहो तो किसी भी एक वर्टेक्स को आपको इनिशियल मानना पड़ेगा। जैसे मैंने बी को माना, तो हम बी से गए सी, ठीक है, और बी से गए ए, तो बी से सी, तो आपको सी से ए कंटिन्यू करना होगा। वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, अगर डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप हमेशा फिगर जरूर बनाएं, रफ फिगर, और इसी तरीके से डायरेक्शन अप्लाई करें, ठीक है। अब मुझे तीनों वेक्टर निकालने होंगे, यानी जब तक वेक्टर ए बी नहीं पता चलेगा इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे। जो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड होगा वही लेंथ ऑफ साइड ए बी होगी, जो वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ साइड बीसी, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ साइड सी ए। अब ये तीनों लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये आपकी मर्जी है, चाहे ए से ले लो तो ए से बी, ए से सी, यहाँ कंटिन्यू कर दो, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मैं ऐसे ही काम करूंगा जो मैंने डायरेक्शन लगाई है, तो मैं वेक्टर बी ए निकालूंगा। वेक्टर बी ए क्या होगा, ए माइनस बी, सही है ना, ओ ए माइनस ओ बी, हेड माइनस टेल होता है तो कर देते हैं माइनस, 2 - 1 1 आई कैप, 1 माइनस और माइनस 3 प्लस 2 जे कैप, 1 और प्लस 5
प्लस 6k कैप। अब फाइंड आउट करिए वेक्टर BC, डायरेक्शन भी ठीक है, वेक्टर BC, मैग्नीट्यूड वही बाद में आऊंगा। वेक्टर BC का मतलब C माइनस B, हेड माइनस टेल, तो 3 माइनस 1 2i कैप। ये तो कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। -4 प्लस 3 माइनस j कैप, -4 प्लस 5 प्लस k कैप। नाउ वेक्टर CA, वेक्टर CA हो गया बेटा A माइनस C, 2 माइनस 3 माइनस i कैप, -1 प्लस 4 प्लस 3j कैप, +1 प्लस 4 प्लस 5k कैप। सभी समझ गए कि ये वेक्टर कैसे निकालना है। अब सबके मैग्नीट्यूड, वेक्टर BA मैग्नीट्यूड तो कितना हुआ, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 6, यानी √41, ऐसे ही रहने दो। वेक्टर BC मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी आ गया √6। वेक्टर CA मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 26 और 9 कितना हो गया, 35। बिल्कुल क्लियर हो गया। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AB या BA, ठीक है, और ये दो शॉर्टेस्ट साइड है। तो आपको निकालना है वेक्टर BC मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। इसे सिंपल BC भी लिख सकते हैं बेटे। वेक्टर CA मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 35 यानी 41। दिस इज इक्वल टू वेक्टर BA मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ABC is a राइट ट्राइंगल। अब राइट एंगल कहां होगा, अगर BA हाइपोटेन्यूज है तो राइट एंगल कहां होगा, वेक्टर C पर। पूछ सकते हैं ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। एट विच वर्टेक्स इट कंटेन राइट एंगल, तो किस पे हो जाएगा, वेक्टर। अगर आपका BA है हाइपोटेन्यूज तो उसके सामने ही राइट एंगल होता है, एंगल C इज अ राइट एंगल। क्लियर। तो अब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.2, अभी इसके डाउट नहीं लूंगा, इसको तुम लोग कंप्लीट करना, ठीक है। आज पढ़ाऊंगा डॉट प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में बेटा आप बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 12 की, है ना। एग्जांपल नंबर 12 में आपको ट्राइंगल के जो वर्टेक्स थे उनके जो कोऑर्डिनेट्स थे उसकी कंपोनेंट फॉर्म आपके पास थे, यानी ये वर्टेक्स समझ लो A, B और C। आपको निकालना है वेक्टर BA, तो BA क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यानी वेक्टर OA माइनस OB। तो इतना डिटेल में अपनी जाना, वो पढ़ा चुका हूं पहले। BA निकालना है तो A माइनस B कर दो, A माइनस B करो, यानी 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ब्रैकेट ऑफ करना है और लाइक कंपोनेंट को एक साथ सिंप्लीफाई कर लेना है। तो वेक्टर BA निकल गया। BC निकालना है तो C माइनस B, CA निकालना है A माइनस C, तीनों आ गए। अब अगर आपको राइट ट्राइंगल प्रूफ करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू। अब लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर AB एक लाइन सेगमेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यही इसकी लेंथ होगी। तो आपने निकाल लिया वेक्टर BA मैग्नीट्यूड, BC मैग्नीट्यूड, CA मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब दो हमें छोटे मिल गए CA और BC, इनका स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला 41। 41 क्या है, BA मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू। देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नए पेज से शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वहां से शुरू होंगे अपने 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पेपर में ये समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में से ही 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बिना उनके क्वेश्चन नहीं दिया जाता ज्यादातर। और बाई चांस जब कई बार जो है इस ज्योमेट्री पर भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है। हमने डॉट और, क्योंकि जितने भी अभी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, बट इन्हें नहीं भूलना। यही तो गलती हो जाती है कि हम एक ही टाइप की चीज हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि जैसे देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलस में बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब वो हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही करते रहते हैं, और ज्यादातर वो इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबको ये लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, इस बार इसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और लास्ट में क्या होता है कि उसके नंबर आते हैं कम, और जो उससे कभी कभार इंटीग्रेशन समझ रहा होता है, उसके नंबर उससे ज्यादा आ जाते हैं। तो अगर यार ये पूरी क्लास को समझाया करता था और इसी के नंबर कम आ गए मैथ्स में, ऐसे कैसे हो गया, गलत चेकिंग हुई होगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्लानिंग से नहीं पढ़ते। वो इस चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ही करे। भाई इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल आपने खूब कर लिया जी, नाम कमा लिया। किसी भी बच्चे के साथ मतलब बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आपने सॉल्व कर दिया, भाई बहुत इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में। लेकिन वो बाकी के चैप्टर पर अपनी कमांड बनाना भूल गया उस चक्कर में, कि भाई ना तो उसने लीनियर प्रोग्रामिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन ढंग से किया, ना उसने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर ध्यान दिया, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का रोल सबसे छोटा है। भाई बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन होती है, बट क्या है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो इन सब से वो हट गया। जब पेपर उसने दिया तो इंटीग्रेशन तो सब ठीक है, भाई कितना सही हो जाएगी इंटीग्रेशन, मान लो मैक्सिमम 20 नंबर का है पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, तो 20 उसके पूरे ठीक है, लेकिन बाकियों में फिर उसके गलती होनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है कि भाई ये अब इतना तैयार हो चुका है, अब इसके बाद क्या क्या अपना बचता है। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब प्रिपरेशन टाइम चल रहा है। फुल प्लान बना करके कौन सा चैप्टर कहाँ तक हो गया, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक ही चीज पे लगे पड़े हैं दिन भर और वही करते जा रहे हैं और बाकी हमारा छूटता जा रहा है, क्योंकि वो देगा तो उतने नंबर का ही ना, उससे ज्यादा तो दे नहीं देगा। कि भाई इंटीग्रेशन तूने पूरी क्लास को कराया था, ले तेरे को 100 में से 100 दे देता हूँ, ये थोड़ी वो जानता है तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इरेज करूं, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल नहीं परी, टेस्ट के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। टेस्ट तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले से हमें पढ़ के रखना है। उसके लिए क्लास थोड़ी, क्लास कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो कर लेंगे, वैसे ही कैंसिल तो हो ही जाती हैं क्लासें। हम तो वैसे बहुत ही क्लास कैंसिल करने वालों में हैं। ठीक है, तो जब चल रही है तो ढंग से चलने दो। अब आते हैं बेटे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट में 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी स्केलर विद वेक्टर, वो आप कर चुके हो। स्केलर विद वेक्टर क्या था, जैसे वेक्टर ए आपको दे दिया गया, वेक्टर ए 2i कैप j कैप प्लस k कैप। व्हाट इज 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो सब कंपोनेंट को 3 से मल्टीप्लाई, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, है ना। तो ये तो था स्केलर विद वेक्टर। और अब हमें पढ़ना है वेक्टर विद वेक्टर। वेक्टर विद वेक्टर की 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम स्केलर क्यों है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है, मतलब जो आउटपुट आता है प्रोडक्ट का, वो एक रियल नंबर आता है।
ठीक है, यानी रियल नंबर का मतलब स्केलर, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों के लिए सेपरेट एक्सरसाइज दे रखी है। वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है प्रोडक्ट इज अ वेक्टर। अब कैसे आता है वो वन बाय वन हम समझते रहेंगे। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगी या वेक्टर ज्योमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी। तो अब वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं अपने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पर। ठीक है, पहला वाला अब हम पढ़ने चल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। फिर वही बात बता रहा हूं, इसमें एप्लीकेशन बिल्कुल ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको अलजेब्रा समझनी है। बाकी 10th क्लास में तुम लोगों ने किया ही होगा। जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। जब दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला? स्केलर मिला, जो कि वो है वर्क डन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, समझ गए? तो उसी चीज को अब आप समझने चल रहे हो कि क्यों वो स्केलर होता है, वर्क डन। तो जब दो नॉन जीरो वेक्टर, लेट वेक्टर ए इज नॉट अ नल वेक्टर एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट अ नल वेक्टर। हमने दो वेक्टर ले लिए। जब दोनों वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। आपने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया और इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल बना थीटा। दोनों के बीच में क्या बना? एंगल थीटा, वेयर दिस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। करेक्ट है? कुछ तुम लोगों को याद होगा कि भाई फोर्स को अप्लाई किया, किसी एंगल पर अप्लाई किया तो डब्बा आगे खिसक गया, है ना, ऐसे लेकर के ऐसे, या जो भी पुल करते हैं, जो कुली वगैरह होते हैं, ऐसे पुल करते हैं, एक एंगल पर पुल करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके पैरेलल पुल कर सकता है। तो इसीलिए थीटा को 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, उतना ज्यादा फिजिक्स में मैं नहीं जा सकता। फिलहाल तुम लोग जो साइंस वाले हो तैयारी करना, और कॉमर्स वाले तो ऐसे ही समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो 10th क्लास का थोड़ा बहुत अपना यूज कर लेना। ठीक है, जो मैंने बताया अभी। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी ज्योमेट्री क्या है? जब आप ये वर्क डन निकालते हो तो आप कहते हैं वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ध्यान देना, ए का मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर है, बी का मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर है, और कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई तक हमेशा रियल नंबर ही देगा। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या हुआ? रियल, दैट इज स्केलर। दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये ए डॉट बी का रोल है। वेक्टर ए डॉट बी इज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। करेक्ट? और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर यहां तक समझ में आ गई होगी ज्योमेट्री। इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर, इफ वेक्टर ए इज नल वेक्टर और वेक्टर बी इज नल वेक्टर, अगर इसमें से कोई भी एक नल वेक्टर हो, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ये तो बात क्लियर है। अगर नल वेक्टर को आप लिंक करो तो थीटा बन ही नहीं सकता, अगर नल वेक्टर लिया जाए तो। ठीक है, थीटा इज नॉट डिफाइंड। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ध्यान रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ठीक है, और अगर दोनों ही नल वेक्टर हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट आपका एक मैंने गलती की बेटा, यहां वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर आएगा, सॉरी। ए डॉट बी कितना हो गया? 0। ठीक है, अभी रिपीट करता हूं, तो जिसको जिसको प्रॉब्लम हुई थी वो सभी फिर से देख लो। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो क्या बोला कि लेट टू नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए इज नॉट अ नल वेक्टर, वेक्टर बी इज नॉट अ नल वेक्टर, देन डॉट प्रोडक्ट इज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ध्यान दो, ए मैग्नीट्यूड रियल नंबर, बी मैग्नीट्यूड रियल नंबर, कॉस थीटा रियल नंबर, 3 रियल नंबर मल्टीप्लाई होके क्या आंसर देंगे? रियल। दिस सिचुएशन इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी। करेक्ट। अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो तो थीटा नहीं बनेगा, उसी को हमने कहा थीटा इज नॉट डिफाइंड। और थीटा अगर नॉट डिफाइंड है तो ए डॉट बी क्या आएगा? 0 आएगा, नल वेक्टर नहीं 0 आएगा। मैंने गलती की थी क्योंकि आउटपुट क्या आता है? स्केलर आता है। तो ए डॉट बी कितना आया? ए डॉट बी अपने पास आया 0। ठीक है ना, क्लियर। अब आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू स्केलर, इज इक्वल टू स्केलर या रियल नंबर। ये तो ऑब्जर्वेशन आपने देख ली, और क्योंकि इसके बीच में डॉट लगाया जाता है इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि इसका रिजल्ट रियल नंबर आता है इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और डॉट लगा दिया इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बस इसकी अपीयरेंस या आउटपुट की वजह से इसका नाम है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हुआ? स्केलर। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, इफ वेक्टर ए इज नॉट अ नल वेक्टर, वेक्टर बी इज नॉट अ नल वेक्टर, एंड आपने फाइंड आउट किया वेक्टर ए डॉट बी, तो वो आ गया 0। ऐसा कब पॉसिबल है? जब आप देखो थीटा अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, cos 90 कितना होता है? 0। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos 90 0। तो इस केस में क्या हुआ कि भाई जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तब उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? 0 होते हैं। पता चल गया। लेकिन नॉन जीरो होने चाहिए, 0 इस केस में भी होते हैं लेकिन इसमें से कम एक नल वेक्टर होना चाहिए। और अगर दोनों नॉन जीरो है फिर भी आंसर 0 आ रहा है तो वो कब पॉसिबल है? ज्योमेट्रिकली जब दोनों परपेंडिकुलर हों तभी ये बात पॉसिबल है, नहीं तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्ट क्या बना? वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। करेक्ट, ये आ गया पहला केस। और यहां पर मैं एक नोट के लिए लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू π/2। ये ध्यान रखना है। डन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या हो सकता है? थीटा 0 का मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी या तो पैरेलल वेक्टर है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, या ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर एक है, तब जाकर के थीटा 0 होगा, है ना। तो अब अगर इस केस में बात करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। सही है, या तो इस पे 0 हुआ
0 1 हुआ। और दूसरा केस अभी लेता हूं, पहले इसको समझ लो। अब ये वाली सिचुएशन मोस्टली कब होगी, अगर मैं बात करूं यहां पर कि सेम वेक्टर के साथ अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर ए डॉट ए, तो सेम वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0, ओवरलैपिंग ही तो हो गए। तो ये बना ए मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी देखिए कितने क्वेश्चन इस पे बनेंगे। क्लियर? 10 सेकंड दे रहा हूं, आप ये सारा समझो और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लेफ्ट साइड हटाऊंगा और ऑब्जर्वेशन हम कंटिन्यू करेंगे। फटाफट देखिए बच्चों, नोट मैंने ये समझाया कि भाई ए डॉट बी दो डिफरेंट वेक्टर हैं, उनके बीच में 0 बना, लेकिन अगर सेम वेक्टर हो तो उनके बीच में तो ऑलवेज एंगल 0 ही रहेगा। तो एक रिजल्ट बनाया जा सकता है, ए डॉट ए इज ए मैग्नीट्यूड cos 0 1 हो गया। और ए मैग्नीट्यूड जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या बना, ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, यानी ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ओके परी, समझ में आ गया? और किसी को डाउट बच्चों? और किसी को कोई डाउट नहीं? इरेज कर दूं? तो लेफ्ट साइड अभी मैं हटा रहा हूं बच्चों, और डॉट प्रोडक्ट वाली ज्योमेट्री भी मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। अच्छा, अब तीसरी एक और ऑब्जर्वेशन देखो, थर्ड हो गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा पाई हो तो क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में पाई कैसे बन सकता है? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री का, है ना, पाई का एंगल हुआ, करेक्ट। अब इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कॉस पाई कितना होता है, वेक्टर ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस पाई इज -1, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये इससे एक रिजल्ट आया, ठीक है। अब जो नोट करने वाली बात है वो ये देखो, वेक्टर ए और उसका नेगेटिव अगर डॉट प्रोडक्ट करो, वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए या माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, अब देखो क्या दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट नहीं होगी? हाँ जी बेटा, डायरेक्शन अलग ही होनी चाहिए तभी तो पाई बनेगा। देखिए ये उठा यहां से, पूरा घूम करके जब यहां आएगा तभी पाई बनेगा, तो डायरेक्शन हो गई अपोजिट, है ना, क्लियर। तो ए डॉट माइनस ए डॉट ए इट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, और सिंप्लीफाई किया तो बन गया माइनस ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, उसके नेगेटिव के साथ सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, तो वो होगा माइनस ए मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब जितने ये कंक्लूजन आपने देखे, अब इस पे और आते हैं कुछ रिजल्ट पर, इसे हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट तो सभी ले चुके होंगे। अब हम अपने यूनिट वेक्टर्स पर आते हैं, यूनिट वेक्टर्स। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखिए, इन रेक्टेंगुलर सिस्टम
इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं या स्पेस। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, ये ओरिजिन। I कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग OX या x एक्सिस। J कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड K कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। करेक्ट है। अब सबसे पहला रिलेशन देखिए, अगर आप करते हैं I कैप डॉट आई कैप, तो इस वक्त आप यहां पर हैं वेक्टर ए डॉट ए, आई कैप डॉट आई कैप, तो सेम वेक्टर के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0। आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया? आई कैप मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज 1। दिस इंप्लाइज आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, सॉरी, एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? ये आपका पहला रिजल्ट है। दूसरा देखिए, यहां कर लेते हैं। अगर मैं कह दूं आई कैप डॉट जे कैप, अब देखो आप कहां पर हो। आई कैप डॉट जे कैप वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। What is the relation between x axis and y axis? Perpendicular. What is the relationship between y axis and z axis? Perpendicular. What is the relationship between x axis and y axis? Perpendicular. X axis and z axis perpendicular. जो ये x y z होते हैं, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। सही है। तो अगर मैं कहता हूं i डॉट j, I along x एक्सिस, J along y एक्सिस, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? 0। तो I डॉट J 0, J डॉट K 0 एंड K डॉट I इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंक्लूजन हुआ। अगला 6, अगर आप फाइंड आउट करो वेक्टर A डॉट B, तो ये बन गया A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब फाइंड आउट करिए आप B डॉट A। B डॉट A का मतलब हो गया B मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। RHS पर ध्यान दो, A B C 3 रियल को ऐसे मल्टीप्लाई करो या B A C 3 रियल को ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर इज सेम। दिस इंप्लाइज वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट A, यानी डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। यानी अगर मैं बात करूं I डॉट J या J डॉट I, एक ही बात है। J डॉट K डॉट J सेम थिंग, I डॉट K डॉट I सेम थिंग। आंसर इज व्हाट? 0। ठीक है, समझ गए? तो ये था 6th ऑब्जर्वेशन। नाउ 7th ऑब्जर्वेशन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको निकालना हो तो कॉस थीटा क्या बनेगा? उसी फॉर्मूले से ये बन गया A डॉट B अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। और कॉस नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 0 से लेकर के पाई तक जाएगा, तो कभी यहां गलती से मॉड नहीं लगाना। ठीक है ना, समझ गए? क्योंकि थीटा की रेंज क्या है? 0 टू पाई, 0 से 90 तक तो पॉजिटिव रहेगा और 90 से 180 तक क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्लियर? ठीक है, आप समझो इसे। कोई डाउट हो तो बताओ। सारी ऑब्जर्वेशन हम पढ़ चुके हैं। पंद्रह सेकंड दे रहा हूं, फिर से पूरी ऑब्जर्वेशन एक बार रिवाइज कर डालो। सारी ऑब्जर्वेशन की मैंने डेरिवेशन लगभग समझा दी है, स्मॉल डेरिवेशन, बस आपको पॉइंट याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
और 9 बजे मैं शेयर करूंगा टेस्ट, ठीक है। और थोड़ा टेस्ट में भी मैंने सेटिंग चेंज की है, तो इस बार तुम लोगों को शायद लॉगिन कोई जरूरी नहीं कि जीमेल अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तब भी वो चलना चाहिए वैसे, ठीक है ना। थोड़े मैंने चेंजेस किए हैं। व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, जूम ज्वाइन मत करो, सॉल्व करके और भेज दो तुरंत पेपर, ठीक है। इरेज करूं, कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, या चलो आज इतना ही रहने देते हैं। अब प्रोडक्ट तुम लोगों को नेक्स्ट में समझाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। अभी तो ज्योमेट्री आपने समझ ली है, आज इतना ही रहने देते हैं। और 10.2 एक्सरसाइज पूरा होमवर्क है, बहुत ध्यान से समझ के करना, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, करेक्ट है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, तुम लोगों को 5 मिनट की छुट्टी दे देता हूँ, जल्दी पेपर तैयार कर लो, ठीक है। एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास।